गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने कल जो चैप्टर स्टार्ट किया था कंपैरेटिव स्टेटमेंट का, उसमें मैंने बताया था कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट में दो प्रकार के स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। फर्स्ट इज कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड सेकंड इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा है वो मैंने आपको बताया था और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस भी मैंने करवाया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि कई बार तो क्या होता है कि एग्जाम में आपके पास बैलेंस शीट एज इट इज कंप्लीट फॉर्मेट में दी जाती है बाय हेड एंड सब हेड। तो उस सिचुएशन में तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आपको बैलेंस शीट के आइटम पर्टिकुलर हेड और सब हेड के नाम से दिखाए हुए हैं, तब तो आपको केवल दो एक्स्ट्रा कॉलम बनाने हैं, इंक्रीज और डिक्रीज के। लेकिन अगर किसी क्वेश्चंस में हेड और सब हेड गिवन ना हो बल्कि पर्टिकुलर आइटम्स गिवन हो, तो उस केस में बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी उसके लिए मैंने बताया था कि पहले तो अपने हेड और सब हेड के अकॉर्डिंग फॉर्मेट बनाइए, उसके बाद नेट इंक्रीज और डिक्रीज और परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज फाइंड आउट कीजिए। तो देखो इसी से रिलेटेड इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड है, जिसमें ये कहा गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। आपके सामने जो इंफॉर्मेशंस दी गई है उनकी सहायता से एक्स लिमिटेड की कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाइए। यहां पे बनाएंगे कंपैरेटिव बैलेंस एज एट, बेटा करंट ईयर डेट है 31 ऑफ मार्च 2019 और प्रीवियस ईयर है 31 ऑफ मार्च 2018। एज एट 31 ऑफ मार्च 2019 एंड 31 ऑफ मार्च 2018 की बैलेंस शीट आपको बनानी, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मेट बना लीजिए। फॉर्मेट आपको पता ही है किस तरीके से फॉर्मेट बनेगा। particulars, notes number, particular notes number, figure of current year। तो करंट ईयर है 31 ऑफ मार्च 2019, प्रीवियस ईयर है 2018। अब देखो कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है, बताया था कि प्रीवियस ईयर पहले आएगा, करंट ईयर बाद में जाएगा। तो फिगर ऑफ 31 ऑफ मार्च 2018, यहाँ पे 31 ऑफ मार्च 2019। फिर उसके बाद लिखा जाएगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज, फिर परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, ये आपके पास फॉर्मेट। तो देखो बेटा कंपैरेटिव बैलेंस शीट आप लोगों को बनानी है। पहले आप सेकंड क्वेश्चन में देखो, इसमें सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि जैसे आपके पास पर्टिकुलर आइटम्स के नेम गिवन है, आपको उनको हेड और सब हेड में दिखाना है। तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप बैलेंस शीट के एक एक हेड को लेके चलिए। शेयर होल्डर फंड पहले देखा, शेयर होल्डर फंड, क्या शेयर होल्डर फंड के कोई आइटम है? फिर नॉन करंट लायबिलिटी के कोई आइटम है, फिर करंट लायबिलिटी के कोई आइटम है क्या? नहीं। जिस जिसके आइटम है उसके दिखाते जाओ, नहीं है किसी के तो उसको इग्नोर कर दो। तो देखो जैसे सबसे पहले आपके पास जो आइटम दिए गए, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, ट्रेड पेबल, सब कुछ दे रखा है। पहले आप इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, पहले तो साइड का नाम लिखा इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में हमारा फर्स्ट हेडिंग क्या बनता है? शेयर होल्डर फंड। चेक करो शेयर होल्डर फंड की कोई आइटम है क्या? शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, दोनों शेयर होल्डर फंड के आइटम है। ट्रेड पेबल, बिल्डिंग प्लांट, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट हेडिंग बनेगा शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। और इसका फर्स्ट आइटम दिया हुआ है शेयर कैपिटल। फर्स्ट आइटम होता है शेयर कैपिटल जो गिवन है। शेयर कैपिटल के रूप में लास्ट ईयर बैलेंस आपके पास था 10 लाख, करंट ईयर बैलेंस भी कितने का है? 10 लाख रुपीस का। अमाउंट बेशक से बाद में लिख लो, ये अमाउंट लिखते जाओ, इंक्रीज डिक्रीज वगैरह बाद में निकालेंगे। शेयर कैपिटल के बाद
अगला आइटम है रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस कितना दिया हुआ है बेटा? प्रीवियस ईयर फिगर हमारे पास गिवन है 6 लाख रुपीस का, जबकि करंट ईयर फिगर हमारे पास है 12 लाख रुपीस का। ये रिजर्व एंड सरप्लस हो गए। शेयर होल्डर फंड में मेन दो यानी मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट हमारे सिलेबस में नहीं आता, ठीक। फिर दूसरा हेडिंग होता है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। क्या उसका जिक्र दिया हुआ है? उसके बारे में बताया था, सिलेबस में नहीं है, टॉपिक में नहीं आएगा। रेयरली पूछ लिया जाए गलती से तो आप लोग एक बार चेक कर लो, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट नहीं है। फिर उसके बाद तीसरा मेन हेडिंग होता है नॉन करंट लायबिलिटी। क्या नॉन करंट लायबिलिटी का कोई आइटम इस क्वेश्चन में है? चेक करो, लास्ट में लॉन्ग टर्म बोरोविंग दिया हुआ है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग इज ए सब हेड ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी। तो यहां पे हेड बनाया आपने नॉन करंट लायबिलिटी, और नॉन करंट लायबिलिटी में ये किस नाम से आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोविंग। लॉन्ग टर्म बोरोविंग बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोविंग आपके पास कितने की हो गई? लास्ट ईयर लॉन्ग टर्म बोरोविंग का बैलेंस था 5 लाख, करंट ईयर में 4 लाख रुपीस, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग हो गई। उसके बाद करंट नॉन करंट लायबिलिटी के और कोई आइटम? लॉन्ग टर्म प्रोविजन हुआ, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कुछ नहीं। फिर आ जाओ करंट लायबिलिटी पे। क्या करंट लायबिलिटी हेड का कोई सब हेड है? बिल्कुल, ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है, दैट इज ए पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। तो थर्ड हमारे पास आएगा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हमारे पास, करंट लायबिलिटी में भी सब हेड दिया हुआ है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स का लास्ट ईयर बैलेंस था 9 लाख रुपीस का, करंट ईयर बैलेंस है 12,70,000 रुपीज, 1270, ठीक। उसके बाद और कोई करंट लायबिलिटी का पार्ट नहीं है, ठीक। लायबिलिटी के ये आइटम है। अभी टोटल मत करो एक बार, क्योंकि हो सकता है एसेट्स और लायबिलिटी का टोटल इक्वल ना हो रहा हो, तो उस केस में टोटल नहीं करना। टोटल तभी करना है जब दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा हो। तो इसलिए अब आप सेकंड साइड एसेट साइड बनाएं। एसेट्स, इसमें सबसे पहला हेडिंग हमारा होता है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, देखो नॉन करंट एसेट्स में हमारा फर्स्ट सब हेड होता है फिक्स एसेट्स, ठीक है। सब हेड क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स। तो यहां पे सब हेड का नाम लिखा फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स के रूप में आपके पास कौन कौन सी एसेट्स है? तो देखो यहां पे आपके पास फिक्स एसेट्स के रूप में क्वेश्चन में गिवन था, एक तो रिजर्व एंड सरप्लस नहीं, शेयर कैपिटल नहीं, ट्रेड पेबल्स नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, सारे के सारे फिक्स एसेट्स हैं। लेकिन उसमें से लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, ये दोनों तो फिक्स एसेट्स में भी सब ऐड आएगा टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स के नाम से प्लांट एंड बिल्डिंग और लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन दोनों टेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं। दोनों का टोटल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, प्रीवियस ईयर दोनों का बैलेंस था 15 + 5 20 लाख रुपीस का। करंट ईयर का इनका बैलेंस है 16 प्लस में 630 22,30,000। अब आप देखो यहाँ पे तो आपने लिखा है टेंजिबल एसेट, जबकि क्वेश्चन में हमें गिवन था प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग। तो इस पॉइंट को नोट्स टू अकाउंट में एक्सप्लेन करेंगे, नीचे बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट, ठीक। उसके बाद प्लांट एंड मशीन के बाद गुडविल, गुडविल भी इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल हमारे पास फिक्स एसेट्स में आएगी और किस नाम से आएगी? इंटेंजिबल एसेट्स के नाम से गुडविल है। इसको भी नोट्स टू अकाउंट में एक्सप्लेन करेंगे। नोट्स नंबर 2, लास्ट ईयर गुडविल का बैलेंस था 1 लाख, करंट ईयर में गुडविल बैलेंस हो गया नील, कोई बैलेंस नहीं है गुडविल का, ठीक है। उसके बाद गुडविल के बाद कौन सी एसेट्स बच गई? इन्वेस्टमेंट। अब देखो इन्वेस्टमेंट करंट है या नॉन करंट मेंशन नहीं है, तो उसको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मान लो।
तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक अलग से हेडिंग में आता है, सब हेड में आता है, किस नाम से? इन्वेस्टमेंट के नाम से, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से। एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्वेस्टमेंट बड़ी दे रखा है। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारे पास लास्ट ईयर बैलेंस था 1 लाख रुपीस का, करंट ईयर बैलेंस है 120 का। ठीक, इन्वेस्टमेंट हो गया। और कोई फिक्स एसेट्स? और कोई फिक्स एसेट्स नहीं है, सारे आइटम लगभग हो गए। एक आइटम बच रहा है करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स के लिए सेपरेटली एक हेड होता है, हेड का नाम होता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, इसके कई सब हेड होते हैं, लाइक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंटरी। लेकिन इसने सब हेड नहीं दिए, इसने डायरेक्टली बता दिया कि भाई करंट एसेट्स, लास्ट ईयर करंट एसेट्स का बैलेंस था 8 लाख रुपीस का, करंट ईयर में बैलेंस है 15,20,000। तो यहाँ पे बैलेंस शो करेंगे 8 लाख रुपीस, प्रीवियस ईयर बैलेंस 15,20,000 रुपीस। ठीक है, ये आपने पर्टिकुलर हेड और सब हेड दिखा दिया। अब एक बार जरा टोटल देखो, टोटल की रिक्वायरमेंट है नहीं, 10 और 6 16, 21 30। इस साइड का टोटल आ रहा है 30, इस साइड का भी टोटल करोगे 30, टोटल इक्वल आ रहा है। तो टोटल का कॉलम भी बना लें, टोटल 30 लाख, इधर का टोटल कितना आ रहा है 22 40 26 38,000 70,000, 38,70,000। इधर टोटल करो, ये टोटल तो आ रहा है 30 लाख टोटल, और इधर का टोटल करोगे 22 प्लस में 120, 23,50,000 प्लस में 15, 38,70,000। टोटल दोनों साइड का इक्वल। आपने बैलेंस शीट बना ली। अब आपके जो दो कॉलम है उनको कंप्लीट कीजिए। पहले शेयर कैपिटल, लास्ट ईयर 10 लाख थी, करंट ईयर में भी 10 लाख, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, तो कोई परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं। ठीक, फिर उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, लास्ट ईयर रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस था 6 लाख, करंट ईयर में बैलेंस हो गया 12 लाख। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर हमारा जो रिजर्व एंड सरप्लस है दैट वाज इंक्रीज बाय ₹6 लाख, 6 लाख इंक्रीज हुए। परसेंटेज निकाले तो नेट इंक्रीज और डिक्रीज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर फिगर इनटू में 100, तो ये कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 लाख और 4 लाख, लास्ट ईयर बैलेंस था 5 लाख, करंट ईयर में बैलेंस है 4 लाख, यानी कि हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग का बैलेंस 1 लाख रुपीस रिड्यूस हो रहा है। जो आइटम रिड्यूस होता है उसको एज ए नेगेटिव आइटम ब्रैकेट में शो किया जाएगा। 1 लाख रुपीस रिड्यूस हो रहा है, परसेंटेज 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू में 100, निकाल के देख लो 20% आ रहा है, ये भी ब्रैकेट में आएगा। फिर उसके बाद 12,70,000 डिवाइडेड बाई 9 लाख इंटू में 100, यानी कि टोटल 3,70,000 रुपीस का चेंज आ रहा है। कितने का चेंज आया है 3,70,000 का। परसेंटेज निकालोगे वही 370 डिवाइडेड बाई 9 लाख इंटू में 100, 41.11%। कितना आ गया 41.11%। चेक कर लेना बेटा, ये सारी परसेंटेज सही है। 3,70,000 डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर फिगर कितना था 9 लाख इंटू में 100, करके देख ले। 370 को 9 से डिवाइड करके देख लो, 41.11 आ रहा है। ठीक, इसी प्रकार 30 लाख से 38,70,000 कितना इंक्रीज हो रहा है 8,70,000 रुपीस इंक्रीज हुए। ठीक है, परसेंटेज 870 डिवाइडेड बाई 30 लाख इंटू में 100, 29% आएगा। कितना आएगा 29। फिर टेंजिबल एसेट्स 20 लाख से 20,30,000 यानी कि 2,30,000 इंक्रीज हो रहा है। परसेंटेज दिस डिवाइडेड बाई दिस इंटू में 100, 11.5%। 1 लाख से नील हो गया, तो ये नहीं कि चेंज नहीं हुआ भाई। पिछले साल हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स 1 लाख की थी, इस साल नील है, तो इसका मतलब इंटेंजिबल एसेट्स का बैलेंस 1 लाख रुपीस कम हो गया। भाई 1 लाख था, करंट ईयर में फिगर रह गया नील, तो टोटल कितना डिक्रीज हो गया 1 लाख डिक्रीज हो गया।
परसेंटेज 1 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू में 100, तो ये 100% डिक्रीज। कितना डिक्रीज है? 100% डिक्रीज है। ठीक है, यहां से 1 लाख से 120, तो कितना इंक्रीज हो रहा है? 20,000 रुपीज इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है? 20,000। परसेंटेज निकालोगे 20 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू में 100, 20%। 8 लाख से 15 लाख 20,000 इंक्रीज हो गया, यानी कि 720 इंक्रीज हो रहे हैं। 720 डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू में 100, 90%। 30 लाख से 38 लाख 70,000, 8 लाख 70,000 इंक्रीज हो रहा है। ऊपर आपने निकाला था 29%। ठीक है, तो इस तरीके से नेट इंक्रीज और डिक्रीज को फाइंड आउट किया जाएगा और परसेंटेज निकाल। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब देखो दो आइटम थे जिनके रिगार्डिंग आपको वर्किंग नोट प्रोवाइड करना था। नीचे नोट्स टू अकाउंट बनाने थे, तो यहाँ पे बना रहा हूं मैं साइड में। जैसे आपको बनाने नोट्स टू अकाउंट। अब देखो बेटा, इसमें 2 इयर्स के डाटाज है जिनको एक्सप्लेन करना है। तो आप नोट्स टू अकाउंट में 2 कॉलम बना लेंगे यहाँ पे। एक तो पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, फिगर ऑफ 31st ऑफ मार्च 2018, 31st ऑफ मार्च 2019। हमारे पास पहला आइटम किसको एक्सप्लेन करना है? टेंजिबल एसेट्स को। टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स में 2 आइटम है। पहला आइटम लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, देखो लैंड एंड बिल्डिंग का जो प्रीवियस ईयर बैलेंस था वो था 15 लाख का। चेक कर लेना, सेम अमाउंट लिख रहा हूं मैं नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग का जो प्रीवियस ईयर फिगर था वो था 15 लाख। करंट ईयर फिगर है 16 लाख। इसी प्रकार दूसरा आइटम आपके पास है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का प्रीवियस ईयर फिगर है 5 लाख रुपीस का। करंट ईयर जो फिगर है वो है 6,30,000। तो टोटल टेंजिबल एसेट्स करंट प्रीवियस ईयर की हो गई 20 लाख, करंट ईयर की हो गई 22,30,000। कितना हो गया? 22,30,000। ये पहला आइटम हो गया। दूसरा आइटम जिसका आपको एक्सप्लेन करना है दैट इज इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स के रूप में एक आइटम आपके पास गिवन है दैट इज गुडविल। तो गुडविल हमारे पास कितने की हो गई? लास्ट ईयर 1 लाख थी, करंट ईयर में कुछ नहीं है, तो टोटल बैलेंस 1 लाख और यहाँ पे नील। ठीक है, गुडविल का कोई बैलेंस। ठीक है बेटा, ये आपके पास नीचे नोट्स टू अकाउंट बन जाएंगे इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़े। ठीक है बेटा, तो देखो इस तरीके से आप लोग कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाएंगे। अगर बैलेंस शीट के सारे हेड और सब हेड गिवन है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो पहले उसको हेड और सब हेड में कन्वर्ट करेंगे। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है, इसी प्रकार का बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको दिया हुआ है तो आप खुद कर लेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं दैट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, देखो जैसे मैंने बताया कि कोई भी कंपनी फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग के ऊपर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है जिसमें बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L मेनली इंक्लूड होते हैं। अब देखो अगर एक ही फर्म अपने 2 डिफरेंट ईयर्स की फाइनेंशियल पोजीशन को कंपेयर करना चाहती है तो वो कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाएगी। इसी प्रकार अगर कोई फर्म अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को जज करना चाहती है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी का मतलब भाई बिजनेस कितना अच्छा चला पा रहे हैं, लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली हम प्रोग्रेसिव है या नहीं। बिजनेस की प्रोग्रेस का पता चलता है रेवेन्यू बढ़ना, प्रॉफिट इंक्रीज होना, एक्सपेंसेस रिड्यूस होना, इनके थ्रू। तो अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को जानना चाहते हैं तो उसके लिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगा। तो देखो अगर हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट भी इसी तरीके का होगा। पर्टिकुलर नोट्स नंबर, फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर, फिगर ऑफ करंट ईयर, नेट इंक्रीज और डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, सेम ऐसा कैसा फॉर्मेट है। बस उसमें वही ध्यान रखना है
कि जो आइटम दिए गए उनको पर्टिकुलर हेड और सब हेड में दिखाने हैं। अब आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट याद होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको फर्स्ट टू फोर्थ चैप्टर करने इस बुक के, तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, सॉरी, एक तो बैलेंस शीट उसका फॉर्मेट और स्टेटमेंट ऑफ P&L उसका फॉर्मेट, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट ऑफ P&L में आपको पता है, मैं एक बार फिर रिवाइज करवा रहा हूँ। फर्स्ट आइटम क्या आता था, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर दूसरा आइटम आता है अदर इनकम। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम दोनों का टोटल करोगे तो आपके पास क्या आएगी, टोटल रिवेन्यू आएगी। फिर उसके बाद हम एक्सपेंसेस को शो करेंगे। एक्सपेंसेस में हमारे पास कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, पहला आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सेकंड आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, थर्ड आता है चेंज इन इन्वेंटरी, फोर्थ हमारे पास आता है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिफ्थ हमारे पास आता है फाइनेंस कॉस्ट, सिक्स्थ है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, सेवंथ है एक्सपेंसेस। इन सब का टोटल करोगे टोटल एक्सपेंस। टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करोगे, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसमें से लास्ट में लेस किया जाएगा टैक्स पे, ठीक। तो इस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट होता है। आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट बनाए तो एज इट इज बनेगा, सिर्फ ऊपर नाम चेंज होगा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में आपके पास कंप्लीट फिगर्स ना दिए गए, केवल 3-4 आइटम दिए जाए, तो 3-4 आइटम के रिगार्डिंग ही स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, ठीक है। देखो बेटा इसी का क्वेश्चन करते हैं इलस्ट्रेशन 4। देखो बेटा ऑलमोस्ट बहुत बार देखा गया है कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L का क्वेश्चन ज्यादा आता है एज कंपेयर टू कंपैरेटिव बैलेंस शीट। मैं ये नहीं कह रहा कि इंपॉर्टेंट ज्यादा ये है, इंपॉर्टेंट दोनों है, लेकिन इसके ऊपर स्पेशल फोकस करेंगे। देखो हमें बनाना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है कि फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर रिलेटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ असम टी लिमिटेड फॉर 2 कंसेक्यूटिव इयर्स। देखो असम टी लिमिटेड के 2 अलग अलग सालों का स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट आपके सामने दिया है, ठीक है। आपके पास स्टेटमेंट ऑफ P&L के कुछ फिगर्स आपके पास दिए गए और आपसे ये कहा गया है कि भाई यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना। क्वेश्चन नंबर 4, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम बना रहे हैं। देखो इसमें हमारे पास फर्स्ट आइटम दिया हुआ है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपको पहला आइटम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही सर्च करना है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। पहले देखो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है, अदर इनकम कितनी है, अगर नहीं है तो छोड़ते जाओ वरना लिखते जाओ। सबसे पहला आइटम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बेटा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2018 को फिगर था 60 लाख रुपीस का और करंट ईयर फिगर इसका है 75 लाख रुपीस। करंट ईयर फिगर है 75 लाख रुपीस। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद देखो अदर इनकम है या नहीं है, बिल्कुल दी गई है इस क्वेश्चन में अदर इनकम। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट आप क्या लिखेंगे, अदर इनकम का। अदर इनकम कितनी है बेटा, प्रीवियस ईयर अदर इनकम का पोर्शन था 1,50,000, करंट ईयर में हो गया 120, ठीक है।
अब किसी और आइटम को लिखने से पहले हम इसका टोटल करते हैं, हालांकि बुक में नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है, हमें करना पड़ता है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम दोनों मिलाकर क्या कहलाती है? टोटल रिवेन्यू। क्या कहलाएगी? टोटल रिवेन्यू। 1 + 2, यानी कि 1 और 2 दोनों पार्ट को ऐड करेंगे, टोटल रिवेन्यू हो जाएगी कितनी? 61,50,000 और इधर 76,20,000। 76,20,000। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आइटम दिया हुआ है एक्सपेंसेस। भाई यहां पे हम डबल लाइन कर देते हैं, ये हमारा फर्स्ट पोर्शन खत्म हो जाता है रिवेन्यू तक, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एक्सपेंसेस पे आते हैं, तो हमारे पास फोर्थ पार्ट होता है एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस में भी पर्टिकुलर सब ऐड दिए जाते हैं, लाइक कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, लेकिन इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इस क्वेश्चन में एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस के नाम से दिखाया हुआ है, तो उसी नाम से आप दिखा दो एक्सपेंसेस कितने हैं। तो एक्सपेंसेस का लास्ट ईयर फिगर था आपके पास 44 लाख का, 44 लाख, जबकि करंट ईयर फिगर है 50,60,000। तो ड्यूरिंग द ईयर इंक्रीज डिक्रीज बाद में निकाल लेंगे, एक्सपेंसेस हो गया। अब यहाँ पे भी डबल लाइन कर देते हैं, एक्सपेंसेस का टोटल करके डबल लाइन कर देते हैं। उसके बाद एक्सपेंसेस, अब टोटल रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करो, आपके पास आएगा प्रॉफिट, फिफ्थ कॉलम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया? 61,50,000 में से 44 लाख रुपीज चले जाएंगे, 17,50,000 रुपीज बच गए। 76,20,000 में से 50,60,000 जाएंगे, कितना बचेगा? 25,60,000 रुपीज बचेगा। कितना बचेगा? 25,60,000। दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद क्वेश्चन में इनकम टैक्स दिया गया, दोनों ईयर्स के लिए अलग अलग दिया गया, दोनों ईयर्स में अलग अलग रेट थी, उसको लेस करोगे, लेस इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हमेशा इनकम के ऊपर लगता है। बेटा प्रीवियस ईयर इनकम टैक्स 35% था, किस पे? प्रॉफिट पे। इसका 35% निकालो, इसका 35% निकालोगे 6,12,500। इसका 40%, भाई 2019 में 40% बता रहे हैं, 40% आ जाएगा 10,24,000। दिस इज योर इनकम टैक्स, ये हमारा इनकम टैक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे प्रॉफिट बिफोर टैक्स था उसमें से इनकम टैक्स को माइनस किया, आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया? 11,37,500। 11,37,500। इसी प्रकार इस ईयर का 15,36,000। कितना हो गया? 15,36,000। ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। स्टेटमेंट ऑफ P&L तो बन गया। अब आप इसका फिगर निकालो, इंक्रीज और डिक्रीज। 60 लाख से 75 लाख की रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गई, कितने इंक्रीज हो रहे हैं? 15 लाख का इंक्रीज हो रहा है। परसेंटेज निकालोगे, 15 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख इनटू में 100। 15 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख इनटू में 100, तो ये आपके पास 25% आ गया। कितना आ गया? 25। अदर इनकम लास्ट ईयर थी 150, करंट ईयर में हो गई 120। अदर इनकम ड्यूरिंग द ईयर 30,000 रुपीज रिड्यूस हो रही है। अदर इनकम 30,000 रुपीज रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, ब्रैकेट में शो किया। परसेंटेज 30,000 डिवाइडेड बाई 150 इंटू में 100, कितने परसेंट रिड्यूस हो रही है? 20%। तो यहाँ पे लिख देंगे 20%, ठीक है। उसके बाद टोटल रिवेन्यू 61,50,000 से 76,20,000 हो गया, 14,70,000 रुपीज इंक्रीज हो रही है। परसेंटेज 14,70,000
डिवाइडेड बाई 61,50,000, 61,50,000 और इंटू में 100। बेटे एक कटिंग करके देख लो, आई थिंक लगभग 23% के आसपास आ रहा है, 23.9%। डिवाइड वगैरह करके देख लेना, 23.9% आ रहा है। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस, यहां तो डबल लाइन करते जाओ। एक्सपेंसेस 44 लाख से 50,60,000, 6,60,000 इंक्रीज हो रहा है। परसेंटेज 660 डिवाइडेड बाई 44 लाख इंटू में 100। तो यहां से हमारे पास 30 डिवाइडेड बाई 2 15% हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है? 15%। फिर उसके बाद 70-50 से 15,60,000, 8,10,000 रुपीज का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट आ रहा है 810, ठीक है। परसेंटेज 810 डिवाइडेड बाई 17,50,000 इंटू में 100। कैलकुलेट करके देख लेना बेटा, 46.29% आ रहा है, 46.29। इसी प्रकार टैक्स लेस किया, इसमें से निकालोगे 4 लाख, कितना इंक्रीज हो रहा है? इसमें से ये लेस करेंगे 4,11,500। परसेंटेज 4,11,500 डिवाइडेड बाई 6,12,500 इंटू में 100। कैलकुलेट कर लेना बेटा, आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। 67.18% के आसपास आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11,37,500 से इंक्रीज होके 15,36,000 हो गया, यानी कि 3,98,500 इंक्रीज हो रहा है। परसेंटेज 3,98,500 डिवाइडेड बाई 11,37,500 इंटू 100, 35.03% आएगा। दिस वे यू विल प्रिपेयर योर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर बेटा? ठीक। एक क्वेश्चन और देखो इसका, इलस्ट्रेशन नंबर 5। देखो इसमें कह रहे हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। भाई आपसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L पूछ रहे हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, अदर एक्सपेंस, 3 तो ये आइटम दिए हुए। नीचे एक पॉइंट और दिया हुआ है, ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹30,000 ईच ईयर। भाई हर साल आप लोग इन्वेस्टमेंट के ऊपर 3 लाख रुपीस का, सॉरी 30,000 रुपीज का इंटरेस्ट रिसीव करते हो। भाई आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है जिसके ऊपर एवरी ईयर आपको 30,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड अदर इनकम। तो इसमें अदर इनकम नीचे दी गई है, ध्यान से देखना है। फॉर्मेट सेम बन जाएगा आपके पास, फिगर देख लेना कौन कौन सी ईयर है। प्रीवियस ईयर तो था 31 मार्च 2016, करंट ईयर है 31 मार्च 2017। नेट इंक्रीज डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। फर्स्ट आइटम आप क्या लिखेंगे? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बेटा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी दी गई है? करंट ईयर में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 10 लाख रुपीस की, प्रीवियस ईयर में, और करंट ईयर में कितनी थी? 12,50,000। फिर उसके बाद दूसरा आइटम आप लिखेंगे अदर इनकम। अच्छा, अदर इनकम के रूप में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, आपको रिसीव हुआ है, इसको एक्सप्लेन कर दो नोट्स नंबर 1 में, ठीक है। अदर इनकम के रूप में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, पिछले साल भी 30,000 था, करंट ईयर में भी 30,000 रुपीज है। तो इस हिसाब से टोटल रिवेन्यू 1 + 2, दोनों मिला के टोटल रिवेन्यू 10,30,000, यहाँ पे 12,80,000, ये हो गई आपके पास टोटल रिवेन्यू, डबल नहीं। इसके बाद आपके पास
कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम और अदर एक्सपेंस होती हुए एंड दे आर द पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस। फोर्थ कॉलम आप बनाएंगे एक्सपेंसेस का, फोर्थ कॉलम आप बनाएंगे एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस कॉलम में आप लिखेंगे एक तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। भाई कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितने का है, कितने का मटेरियल आपने कंज्यूम किया, 50,000 और 650। देखो आपकी बुक में भी 2016 पहले दिया हुआ है, 17 बाद में दिया हुआ है, ध्यान रखना। 50,000 और 60,000, 5 लाख है बेटा, 5 लाख और 650, 5 लाख और 6,50,000 ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। और उसके बाद अदर एक्सपेंस कितना था, अदर एक्सपेंस आपके पास करंट ईयर में तो है 50,000, नेक्स्ट ईयर आपके पास है 6 लाख रुपीज, सॉरी 6 लाख नहीं 60,000। अब यहां से हमारे पास टोटल एक्सपेंस आएगा, टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, टोटल एक्सपेंस 550, इधर 7,10,000, कितना हो गया 7,10,000, ठीक है। अब यहां से टोटल एक्सपेंस आ गया, लास्ट में आप क्या निकालोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करो, 1030 में से 550 माइनस करोगे 480, 1280 में से 710 माइनस करोगे, मिस्टेक तो नहीं है ना, अरे चेक कर रहे हो नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था तुम्हारे चेहरे से। 570, यहाँ कितना बैलेंस आ गया 570, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे नेट इंक्रीज और डिक्रीज। 10 लाख से 1250 कितना इंक्रीज हो रहा है 250, परसेंटेज 250 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू में 100, 25% आ जाएगा। 30 से 30 कोई चेंज नहीं, 1030 से 1280 कितने का चेंज हो रहा है 250 का, परसेंटेज 250 डिवाइडेड बाई 10 लाख 30,000 इंटू में 100। तो ये बेटा 2500 को 103 से डिवाइड कर लेना, 24% समथिंग आएगा, 24 के आसपास आएगा, 24.27% आ रहा है, तो ये आ जाएगा 24.27, ठीक है। 5 लाख से 650 कितना चेंज हुआ 150 इंक्रीज, 150 डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100, 30% आएगा। 50 से 60 कितना इंक्रीज हो रहा है 10,000, 10 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, 20% आएगा। 550 से 710 कितना इंक्रीज हो रहा है 160 का इंक्रीज हो रहा है। 1,60,000 डिवाइडेड बाई 5,50,000 इंटू में 100। बेटा ये कटिंग कर लेना 55 से 11 पे 320 पे, 320 को 11 से डिवाइड कर लोगे 29 है, 29.09%। इसी प्रकार 480 से 570 कितना इंक्रीज हो रहा है 90,000 इंक्रीज हो रहा है, परसेंटेज 90,000 डिवाइडेड बाई 480 इंटू में 100, 18% समथिंग आ रहा है, 18.75%, ठीक है। दिस इज योर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है भाई, क्लियर। तो देखो बेटा आज यहाँ तक के क्वेश्चंस करके देखो, कोई भी डिफिकल्टीज है तो बता दो। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।